अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि सियासत के साथ साथ अदालतों का दर्जा हरारत भी खासा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जजेस हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं बल्कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हुए नज़र आते हैं। खास तौर पर मज़ाहिर नकवी साहब के इस्तीफे के बाद ये लग रहा था कि उनके लिए जो इंक्वायरी चल रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी न किसी अंजाम पर पहुंचेगी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये कह भी दिया था कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी जज आए, अदालतों की तस्दीक करे और उसके बाद मुस्ताफ़ी होकर घर चला जाए। यकीनन इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आज एक और बड़ी खबर रही, वो ये थी कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जिन्होंने अक्टूबर में नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वजूहात इसकी जो भी हों, लेकिन ये ज़रूर मालूम था कि जस्टिस अता बंदियाल साहब के दौर में उनके काफ़ी करीबी समझे जाने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब एक ख़ास जमात की तरफ अपना झुकाव भी रखते थे, और ख़ास तौर पर उनके फैसलों के हवाले से उनको माजी में भी और हाल में भी तनकीद का निशाना करना पड़ा था। और ख़ास तौर पर यह भी देखने में आया था कि मुख्तलिफ सियासी जमातों में से एक सियासी जमात के लिए उनके फैसलों में काफ़ी हद तक गुंजाइश पैदा की जाती थी और नज़र भी आती थी। अब किन वजूहात की बिना पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, ये वजूहात आने वाले चंद घंटों में और दिनों में वाज़े तो हो जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इख्तिलाफ़ राय की बुनियाद के ऊपर वो मुस्ताफ़ी होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट दोनों को खुदा हाफिज कह चुके हैं। लेकिन इसके साथ मुल्क की सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर लबकुशाई करने के बजाय अपने अंदरूनी मामलात और इख्तिलाफात को कवर करने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासतदानों के बजाय वकला की टीमों में टिकट्स को तकसीम कर रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की ये पोजीशन आ चुकी है कि वो इतनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या मुस्लिम लीग काफ या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से सीट एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर कि बड़े बड़े सियासी कद काट के सियासी कायदीन को टिकट्स देने से गुरेजा नजर आती है। हमने इसकी आज बड़ी वाज़ेह मिसाल देखी जब ये नजर आया कि राजा रियाज साहब का जो ग्रुप है उसको फैसलाबाद में एंटरटेन करने के लिए सीनियर कायदीन को न सिर्फ फैसलाबाद में नज़रअंदाज किया गया, इसके अलावा नए कुछ लोग जिनको शामिल किया गया, फैसल सालेह हयात साहब या इस किस्म की दीगर शख्सियात, उनको भी फैसिलिटेट किया गया और नून लीग के पुराने वर्कर्स को नज़रअंदाज किया गया। इसकी एक और मिसाल दानियाल अजीज़ साहब की भी है, जो कि न सिर्फ सीनियर विफाकी वजीर रहे बल्कि मुस्लिम लीग नून के मुश्किल तरीन अदवार में खुलकर मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ के ऊपर बात करते रहे, डिफेंड करते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बड़े वोकल रहे। तनकीद का निशाना भी उनको कई मरतबा बनाया गया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ और केस को बड़ी मजबूती के साथ हर प्लेटफॉर्म पर पेश किया। कुछ दिन पहले एहसन इकबाल साहब पर तनकीद की जद में ज़रूर आए और उस तनकीद के बाद उनको खुमियाजा भी उसका इस सूरत में भुगतना पड़ा कि उनको टिकट्स की तकसीम में यकसर नज़रअंदाज किया गया। इस मौके के ऊपर दानियाल अजीज़ साहब का मौक़िफ़ क्या है और ख़ास तौर पर सीनियर सियासी लीडरशिप की तरफ से ये जो फैसला किया गया है तो वो किस तरह से देखते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। साबिक विफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज़ साहब हमारे साथ खुद वीडियो लिंक पर मौजूद है। दानियाल साहब, सर पहले तो बहुत आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, अपना प्रोग्राम में पहली मरतबा आप आए हैं। सर ये फरमाइएगा कि आपको क्या पहले से ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो तनकीद आपने कुछ दिन पहले की थी एक और सियासी लीडर के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो क्या ये रिजल्ट उसका निकलना था या ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि आपको टिकट ना दिया जाए नारोवाल से? जी, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इसमें एक हमारे सीनियर सेक्रेटरी जनरल साहब एहसन इकबाल साहब, उन्होंने अपने बेटे के लिए दरहकीकत एक सीट जो है वो तैयार करनी थी और उन्होंने उनके लिए टिकट के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन जब उनको ये मालूम पड़ा कि शायद वो नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता था, तो फिर उन्होंने आके अपने ज़ाती कागज़ जो है वो दाखिल कर दिए हम्म। और उन ज़ाती कागज़ दाखिल करने से पार्टी को और पूरे ज़िले को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उनका किसी सूरत में वो बनता ही नहीं था वहाँ पर इलेक्शन लड़ना। और उनको ये बताया भी गया कि अगर आप फर्ज करें जीत भी जाते हैं तो आपने तो एक ही हलफ उठाना है, तो उसमें अगर सीएम का या पीएम का वोट अगर चाहिए उनको बनाने के लिए, तो जब आप एक हलफ उठाएंगे चाहे आप सीट जीत भी जाएं तो हम्म। वो तो सीट पार्टी को लॉस हो जाएगी। तो हम्म। इसमें आपको पार्टी को नुकसान करने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल वो बज़िद थे अपने बेटे को एडजस्ट करने के लिए और उसकी वजह से फिर क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि फिर मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर आप मुझे एमपीए का टिकट नहीं देंगे, हम्म। तो फिर उनको एमएनए के भी टिकट चाहिए था क्योंकि वो उसको जीत नहीं सकती था। पीपी 55 में भी उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दिलवा रहे हैं जो कि सिर्फ उसके पीपी 54 में वोट है, यहाँ पर उसके वोट कम है, हम्म। लेकिन वो अपने आने वाले जो फजल अंजुमन साहब हैं उनके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो जो पार्टी के वर्कर हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने नायल हुए, जिन्होंने 5-5 साल नायली काटी, जिन्होंने इंक्वायरियां काटी, जिन्होंने ये सारी अपनी जिंदगी की जो करियर है उसको दांव पे लगा दिया, उनको नजरअंदाज कर दिया और एक पुराने जो
पीपल्स पार्टी के नारोवाल में जो एहसन इकबाल साहब का अपना हल्का है, वहां से जो लड़ते हैं इलेक्शन, अनवारुल हक साहब, जिनका पार्टी के साथ कोई दूर दूर से ताल्लुक नहीं है, ना ही उन्होंने कोई अप्लाई किया, ना उनका कोई इसमें कोई इंटरव्यू हुआ, ना उस कमेटी का कोई हिस्सा में शामिल हुए, ये तो उनको जो है एमएनए की सीट के लिए टिकट दे दी गई है। नहीं तो तो आप खुद देख दानियाल लीजिए। साहब, ये कब पार्टी में शामिल हुए अनवारुल हक साहब? आप कह रहे हैं किसी और जमात से आए, कब पार्टी में एडिशन हुआ है इनका? मुझे कसम है जो मुझे नहीं पता इस बात। अच्छा, यानी कि ये इतने रीसेंट एडिशन है ये? मुझे कसम से नहीं पता इस बात का, ये कब शामिल हुए। अच्छा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपसे कोई बात हुई है क्या? पार्टी ने आपसे राब्ता किया है कि आपको अभी इस मर्तबा टिकट नहीं दिया जा रहा या ज़िमनी इलेक्शन में आपको दिया जा सकता है? कोई इस हवाले से कोई आपके साथ बातचीत किसी सतह के ऊपर की गई है? बात ये सारी शुरू हुई थी महंगाई से। हुँ। मैंने महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की और पिछले 3-4 सालों में हर प्लेटफॉर्म पे, हर सतह पर, हर मौके पर मैंने बार-बार ये बात कही कि जो महंगाई है, ये सबसे ज़हरीला ज़हर है सियासत के लिए और इसका बयानिया बनाया जाए, इसका तदारक किया जाए। अगर हम इसका हल नहीं निकालेंगे तो अवाम हमें माफ़ नहीं करेगी। और अफ़सोस से मुझे कहना पड़ता है कि जो लोग उन ओहदों पे थे, जो ज़िम्मेदार थे बयानिया बनाने के लिए, जिसमें एहसन इकबाल साहब सर-ए-फ़हरिस्त हैं, इनके पास वो नॉलेज बेस ही नहीं है। इनको इकोनॉमिक्स की मालूमात ही नहीं थी। इन्होंने वो तकलीफ़ ही नहीं की कि वो पता करवाएँ कि ये माज़ी में किन इक़दामात की वज़ह से पीटीआई की जो हरकत थी, उनकी वज़ह से ये महँगाई हुई है। और वो अवाम को बावर करवाते हैं। बच्चे की ज़ुबान पे ही होना चाहिए था और अवाम में ये बात कि हम नंबर 1 पे है, महँगाई का कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। वो बजाय उस चीज़ का कोई तदारक करने के, जो पैगाम लेके आता है, उसको उल्टा लटका दिया गया और मुझे नज़रअंदाज कर दिया। हुँ। अच्छा, लेकिन आपने जब ये तनकीद की थी, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपका पार्टी से कोई राब्ता नहीं हुआ था या पार्टी ने आपको अप्रोच नहीं किया था? क्योंकि उस वक़्त आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर कहा था कि मैं पार्टी से तो अलहदा नहीं हो रहा हूँ, मैंने सिर्फ़ एक बात पॉइंट आउट की है। तो उस स्टेज के ऊपर भी आपसे पार्टी ने कोई बात नहीं की कि आप एक जो लीडर हैं, उनके हवाले से इस तरह का कमेंट कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं? जी, बात हुई है, मुझे शोकॉज़ नोटिस इश्यू हुआ बकायदा। ठीक। और जो लोग साला-साल पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको शोकॉज़ नोटिस इश्यू नहीं हुआ। हुँ, लेकिन मुझे शोकॉज़ इश्यू नोटिस हो गया। हुँ, उसका मैंने जवाब भी लिख के भेजा, तहरीरी जवाब तफ़सीली मैंने लिख के भेजा, जिसमें अगर कोई भी वो पढ़ ले, अगर आप भी वो पढ़ लें, अवाम वो पढ़ ले, तो उसमें मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ क्योंकि मैंने उसमें कोई गलत बात नहीं की। हुँ, मैंने तो सिर्फ़ ये बताया था कि किन लोगों की वज़ह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नुकसान हुआ है। मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुकसान तो नहीं किया, नुकसान तो महँगाई ने किया। और जो लोग इस पे बयानिया नहीं बनाने में कामयाब हुए या उनमें ये सख्ती नहीं थी या उस काबिल ही नहीं थे या उनकी नाअहली थी, नलायकी थी, जो भी आप कह लें, उनको बजाय निशानदेही करने के उनसे ये पूछा जाए कि भई आप ये क्यों नहीं कर सके और मुझे उसका बयानिया बनाने का तफ़सील पूछी जाए कि इसका क्या बयानिया होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सारे बयानिया नून लीग के मैं बनाता रहा हूँ। जब ये सारा झगड़ा पड़ा रहा है पनामा पेपर्स का, जब ये हुँ। सारा झगड़ा पड़ा हुआ है 4 हलके खोलने का, उस वक़्त कौन था दिन-रात नहीं, ये टीवी पे नवाज़ साहिबा इसमें हेल्प आउट नहीं नहीं सकता, करती थी कि वो क्या डेली करता नैरेटिव था। होना चाहिए? वो ये बेसिकली फ्लोट नहीं करती थी, आप या तलाल चौधरी साहब या मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ये जो पूरी टीम उस वक़्त डिफेंड बिल्कुल कर रही थी? हमारा जी, जी। हमारा मीडिया सेल था एक, हुँ, लेकिन जो केस लॉ पढ़ना था, जो सारे वकीलों के साथ राब्ते थे, जो इलेक्शन कमीशन के सामने जाते थे हम, हुँ, तो मैं उस सारी टीम को ब्रीफ करता था हुँ, कि टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं, इस वक़्त क्या इम्कानात हैं, किस तरफ बात जा रही है। हुँ, जो हमारा फुकदान रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंटरनेशनल मीडिया का, उसका कौन ज़िम्मेदार है? क्यों नहीं हमारी कोई स्टोरी जो है वो सीएनएन पे आ रही या न्यूयॉर्क टाइम्स में आ रही या वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ रही, बाकी सारों की आ रही है। ये इकोनॉमिस्ट का ही मौका देख लें, वो जेल में है, हुँ, उनका मीडिया हमसे बेहतर है कि वो हुँ, इकोनॉमिस्ट में छप गया है। हुँ, हम क्यों नहीं छाप सके? तो ये नाअहली जो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, ये जब कोई पॉइंट आउट करे, तो वो ऐसे होता है कि आपने कोई मुकद्दस गाय छेड़ दी है या कोई सफेद हाथी का निशानदेही कर दी है और उल्टा जो है मेरे जैसों को सजा दी जो जो दिन-रात खून पसीना बहाते रहे हैं जमात के लिए, ना कि इन चीज़ों को बेहतर कि क्या अब मेरे निकालने से क्या ये चीज़ें बेहतर हो जानी है? हुँ। क्या आपका क्या ख्याल है अनवारुल हक साहब आके महँगाई का फ़ॉर्मूला दे देंगे कि कैसे ख़त्म करना है? तो जो भी पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो मिडल क्लास का आदमी होता है, जो अपने पाँव और कदम के ज़ोर के ऊपर आता है, उसको पार्टियाँ बर्दाश्त नहीं करती। हुँ, क्योंकि वो थ्रेट होते हैं दूसरे लोगों के लिए जो पुराने बैठे होते हैं, विराजमान हुए होते हैं अपने-अपने ओहदों के लिए। हुँ। ये मसला है पाकिस्तान में। अच्छा, लेकिन दानियाल साहब, ये वाज़ेह है कि पार्टी ने आपको अभी निकाल दिया है या आपने पार्टी छोड़ दी है? क्योंकि आपने कहा है मैं आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा, आपकी वाइफ़ को भी टिकट नहीं मिला, वो भी क्या आज़ाद कंटेस्ट करेंगी? अब आपकी फर्दर स्ट्रैटेजी क्या होगी?
इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना ये हुआ है ना वो हुआ है। अभी ये है कि ये बहुत ताजा जख्म है, अभी तो हम इस चीज को अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हुआ क्या है और इसका किस तरह से हम रिस्पॉन्स दें। तो अभी अर्ली डेज है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन आप अभी भी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन शो करते हैं? जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे आप कुछ थोड़ा सा नून लीग के हवाले से बताइएगा। आप इतना वोकल रहे हैं, पॉलिसीज को समझते हैं, पॉलिटिक्स को भी इनकी समझते हैं। ये इस मर्तबा पहली मर्तबा लोग कह रहे हैं कि नून लीग ऐसा कर रही है कि इंतखाबात से पहले ही हर पार्टी से फर्दन फर्दन सीट एडजस्टमेंट कर रही है, बल्कि हर एक सीट के ऊपर बातचीत हो रही है। लाहौर में भी ये किया जा रहा है, दीगर हलकों में भी हो रहा है। IPP है, काफ लीग है, MQM है। क्या ऐसा माजी में कभी हुआ? क्या वजह है कि इतनी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर नून लीग जा रही है? ये तो आप बेहतर है जी उन लोगों से पूछें, जैसे कि मसलन हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब है कि पार्टी का क्यों इस नैज पे आ गई है। लेकिन यहाँ उनसे पूछें जो इसके जिम्मेदार है। मैं तो खुद इसका इफेक्ट ही हूँ, तो आप मेरे से ही पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन तो आपकी मैं एक राय तो तो होगी ना, आप पाकिस्तान, डेडिकेटेड कारकुन तो रहे हैं ना अरसे से, आप खुद समझते हैं हाँ कि बिल्कुल ग्राउंड के मैं ऊपर रहा क्या हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस है मैंने नून लीग आपको की। मैंने जी जी आपको मैंने आपको मैंने आपको शुरू में जैसे मैंने आपको जी। बताया है कि जब कोई निशानदेही करे किसी बुरे चीज की या किसी बेहतरी की तरफ कोई तजवीज दे, अगर उसको लटकाया जाएगा उल्टा जैसे मुझे लटकाया गया है, तो फिर आपका क्या ख्याल है कौन बोलेगा? फिर चीजें उसी तरह ही चलेंगी। नहीं, डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए ना, पार्टी में बोलने की बात की जानी चाहिए, आपकी जमात में भी होनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल सर, वो ये कि क्या आपको लगता है, आप हल्के में भी होते हैं, अवाम में भी होते हैं, आपको लगता है कि एक वो क्या कोई जो एक डेडिकेटेड वोटर था नून लीग का, वो मोटिवेटेड है? क्योंकि अभी तक वो इलेक्शन कैंपेन नहीं किसी भी जमात की नज़र आ रही, इंक्लूडिंग नून लीग, ना वो इंतखाबी माहौल बन सका है। तो वो जो डेडिकेटेड वोटर रहा है नून लीग का, वो अभी तक घरों से बाहर नहीं निकला हुआ नजर आता। मेरे ख्याल में हमारा इलेक्शन जो है वो ना किसी जमात के खिलाफ है ना किसी और चीज का। हमारा इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान का 2024 का जो इलेक्शन है, इसका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है, वो महंगाई है। जहां पर लोग इस चीज का जवाब उनको नहीं मिल रहा, जब वो सवाल करते हैं, जब इसका कोई हल उनको कोई पेश नहीं कर रहा, जब कोई पुख्ता तहकीकात सामने नहीं आ रही, तो जाहिर बात है जो उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है वो तो ये है। तो उसके बारे में जब बात नहीं होगी तो वो क्यों कान धरेंगे, उस बात पे क्यों सुनना चाहिए वो बात? तो इसीलिए तो मैंने अपनी जमात को इसका कहने की कोशिश की है कि आप इस पे बयानिया बनाएं, इसका जवाब दें, इसका क्या हाल है, कितने दिनों में, कितने महीनों में, और सबसे बड़ी बात इसका जिम्मेदार कौन था? क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि ये PDM जो है और ये 12-16 महीने जो है, ये इनको जिम्मेदार गलत ठहराया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और ये सारी तफसील आवाम के सामने रखूंगा आने वाले कुछ दिनों में। मुझे तो अंदाजा नहीं था ये कुछ होना है, अब उसका मैं हैंडल कर रहा हूँ। जैसे मैं इससे फारिग होता हूँ तो मैं आके ये बताऊंगा आवाम को, ताकि वो सही से फैसला कर सके। इसका मतलब क्या समझा जाए कि जो PDM हुकूमत थी वो उसकी कसूरवार अगर नहीं है, जो मुल्क में जो कुछ आज हालात हैं, तो फिर इसका कसूरवार है कौन असल में? वो महंगाई के तो कसूरवार नहीं है, लेकिन जो मैंने बात बताई है कि वो इस बात के जरूर कसूरवार है कि वो निशानदेही नहीं कर सके, वो उस पॉलिसी मैट्रिक्स को अवाम तक रसाई नहीं दे सके। इसका कसूरवार कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी, और यकीनन उनकी जो रिजर्वेशंस हैं अपनी जाने बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह भी करूंगा, लेकिन बकौल उनके एहसन इकबाल साहब पर तनकीद करने की पादाश में उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून ने इस मरतबा अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी शख्सियात को भी टिकट दिया है जो कि रिसेंटली पार्टी में शामिल हुए हैं या फिर किसी न किसी के एमा पर शामिल किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद, इसके सामने उन्होंने उन डेडिकेटेड लोगों को जो मुस्लिम लीग नून के मुश्किल दौर में उनको सपोर्ट करते रहे, उनको टिकट जारी नहीं किया। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पंजाब में ही जो लोकल पॉलिटिक्स है और ख़ास तौर पर नून लीग और उसके मुमकिन इत्तेहादियों की पॉलिटिक्स, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने जिक्र किया कि मुख्तलिफ जमातों की तरफ से अनाउंसमेंट्स तो हो रही हैं और कुछ ने आज रात गए तक करनी है, लेकिन लगता यह है कि बड़े बड़े सियासी बुर्जों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और ये कॉम्प्रोमाइज़ शायद इस वजह से भी किया जा रहा है क्योंकि मुख्तलिफ जमातें सिर्फ एक सियासी जमात के मुखालफत में खड़ी हैं, और जाहिर सी बात है कि सीट एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर जो इत्तेहाद बनाया जा रहा है वो 1:1 की पोजीशन में होता हुआ वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बड़ी जमातें होंगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोलो फ्लाइट के ऊपर ही इक्तफा किया हुआ है
और इस किस्म की किसी भी अलायंस में वो शामिल होने को तैयार नजर नहीं आती। आखिर इसकी वजह क्या है? और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, चाहे वो IPP हो, चाहे मुस्लिम लीग काफ हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, ये बड़ा दिलचस्प है कि इंतखाबात से पहले ही मुस्लिम लीग नून बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे फैसले कर रही है जिसमें कुछ सियासी कदावर कायदीन को भी नून लीग के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आखिर इसमें गेन क्या हासिल कर सकेगी मुस्लिम लीग नून, इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बढ़कर ये कि जो सीटें वो छोड़ रही है उससे क्या नुकसान हो सकता है नून लीग को पंजाब में, इस पर बात करने के लिए पंजाब और लाहौर से ही सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलमान आबिद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। सलमान साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर ये फरमाइएगा कि नून लीग की तरफ से तो अनाउंस हो चुका है, अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रात गए अनाउंसमेंट कर देनी है, लेकिन सर नून लीग ने कुछ बड़े सियासी कद काट के जो लोग थे उनको टिकट्स नहीं दिए, तो आपके ख्याल में ये कॉम्प्रोमाइज सिर्फ IPP और काफ लीग से एडजस्टमेंट की सूरत में है या फिर इन लोगों को आगे ज़िमनी इलेक्शंस में मौका मिलेगा? देखिए, पहली मैं आपको एक बात बताऊं जो आपने अपने इंट्रो में कही है। जी जी। 70s 80s के अंदर एक सियासत होती थी एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी। यानी पीपल्स पार्टी अकेली होती थी, बाकी सारी जमातें मिलकर जो है पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया करती थी। अब यही सूरत हाल है कि इस वक्त जो है वो सारी सियासी जमातें एक तरफ हैं और इमरान खान एक तरफ है, यानी एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान पॉलिटिक्स होती है। बिल्कुल। अब जो आपने भी सवाल उठाया है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, असल में मुस्लिम लीग नून के साथ 2-3 बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, या वो ज्यादतियां उन्होंने खुद की हैं या उनके ऊपर मुसल्लत की गई हैं। बाज लोगों का ख्याल ये है कि जबरी शादियां भी हुई हैं इस सारे खेल के अंदर। यानी ये जो IPPs के साथ जो मामला है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत की चॉइस नहीं है, और पूरी पार्टी नहीं चाहती थी कि IPPs के साथ हम सीट टू सीट एडजस्टमेंट करें, लेकिन कुछ कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि सीट एडजस्टमेंट IPP के साथ होंगी, और मुस्लिम लीग नून पर दबाव डाला गया कि आपने हर सूरत में ये सीटें एडजस्ट करनी है, जिसमें जहांगीर तरीन की सीट थी, अलीम खान की सीट है, आमिर कियानी की सीट है, गुलाम सरवर की सीट है, ओन चौधरी की सीट है, नोमान लंगड़ियाल की सीट है। ये वो सीटें हैं जो बुनियादी तौर पर PTI के से लोग जुड़े हुए थे एक जमाने में, लेकिन अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गया है। लेकिन PMLN के लिए मुश्किल ये है कि इन सबको टिकटें देने का मतलब यह है कि अपनी पार्टी को उन्होंने नाराज कर लिया है, क्योंकि माजी में PMLN इनके ऊपर बड़ी तनकीद करती थी ATM मशीनों के नाम पे, दवाइयों के स्कैंडल के नाम पे, जहाज के स्कैंडल के नाम पे, लेकिन अब उनको टिकट देनी पड़ रही है। दूसरा बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो मुस्लिम लीग काफ है उनकी डिमांड भी 7-8 सीटों की है, उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। फिर MQM की एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, फिर KPK के अंदर वो PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। तो इस इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड नहीं मिला, हालांकि वो ये समझ रहे थे कि सारा मैदान हमारे लिए है, लेकिन वो सारा मैदान उनको मिल नहीं सका। लेकिन सलमान साहब माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन देखिए अब जिस तरह दानियाल अजीज साहब के साथ हुआ, या फिर अगर राजा रियाज साहब के ग्रुप को एडजस्ट किया गया, तो वहां पर दूसरी तरफ उन्होंने राना एहसान अफजल साहब, तलाल चौधरी साहब, इनके फ्यूचर अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इनको टिकट नहीं मिल सका। तो सर बड़े कॉम्प्रोमाइज़ तो किए, फिर फैसल सोले हयात साहब को एडजस्ट किया उन्होंने हल्के में। तो अब जिन लोगों को ले रहे हैं वो भी आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की एमा पर ही लिया जा रहा है? और दूसरा, नून लीग ने क्या कभी इस तरह की पॉलिटिक्स की है कि इलेक्शन से पहले ही हाथ मिला लिया और पता चल गया अब अगर आप किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट करें तो इसका मतलब है कि इंतखाबात के बाद वो आपकी इत्तेहादी भी होगी, तो क्या इन्होंने अपने इत्तेहादी भी क्लियर कर लिए हैं इस मौके पर? बात यह है कि मैंने कहा है कि PMLN ये खुशी से सौदा नहीं कर रही, ठीक, उनसे जबरी बुनियादों पर यह सौदा करवाया जा रहा है और उनके पास चॉइस कोई नहीं है। उनको हर सूरत में कहा जा रहा है कि ये सीटों के अंदर आपने एडजस्टमेंट करनी है, और जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आपकी अपनी पार्टी के लोग नजरअंदाज होंगे, तो वो फिर वो नाला भी होंगे। अब एहसन इकबाल का और दानियाल अजीज की जो लड़ाई है उसमें नवाज शरीफ साहब ने अपना पलड़ा जो है वो एहसन इकबाल में डाल दिया, लेकिन दानियाल अजीज को नाराज कर दिया, या जैसे अभी आपने नाम लिया उनका तलाल चौधरी का या और लोगों का। अब ये कुर्बानी तो होगी ना, लेकिन अब मसला यह है कि इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून को एक बात पता चल गई है कि अगली हुकूमत जो है वो उनकी एकतरफा हुकूमत नहीं है। अगर वो हुकूमत में जाएंगे तो एक इत्तेहादी हुकूमत होगी, और जिस तरह से इमरान खान को 4-5 जमातें दी गई थी कि आप इनके साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट में जाएंगे, इसी तरीके से कुछ सलूक जो है वो PMLN के साथ भी होने वाला है। तो टिकटों की तकसीम पर PMLN खुद भी काफी तकसीम नजर आती है। फिर उसके अंदर एक और मतलब भी आ गया है, वो है हमजा शहबाज का और मरियम नवाज का। हमजा शहबाज समझते हैं कि उनके काफी लोग नजरअंदाज किए गए और मरियम ने अपनी पसंद के लोगों को टिकटें दी हैं। इसके अंदर भी मुस्लिम लीग के अंदर जो है ना दो ग्रुपिंग पहले से मौजूद थी, शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप। अब वो हमजा और मरियम के दरमियान टिकटों की तकसीम में हमें देखने को मिली है, और हमजा के करीबी लोग जो हैं
उनको उस तरह से अकोमोडेट नहीं किया गया जिस तरह से हमजा शहबाज चाहते थे। ठीक। अच्छा सर, नून लीग से मुतालिक एक आखिरी सवाल, फिर मैं पीटीआई से मुतालिक बात करूंगी कि अब 15 तारीख से उनकी इंतखाबी मुहिम शुरू हो रही है। एक तो बड़ा लग रहा है कि शायद देर से शुरू हो रही है, टाइम तो बड़ा मुख्तसर है, लेकिन उसमें भी आपने ग्रुप बंदी तो वाजे कर दी है। लेकिन आपके ख्याल में कि नून लीग के पास एज सच कोई नैरेटिव अभी तक नजर नहीं आ रहा है, किसको टारगेट करेंगे, माजी के अदवार का जिक्र करेंगे, पीटीआई पे वो वैसे ही बात नहीं कर रहे हैं, तो आखिर वो अवाम के पास लेकर क्या जा रहे हैं? मंशूर उनका अभी हतमी मराहिल में है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसमें वो निगरा हुकूमतों का जो क़याम है उसको ख़त्म करने की भी बात करेंगे, इकोनॉमी पे भी फोकस करेंगे, लेकिन कुछ भी वाजे नहीं है। तो अवाम को क्या देने जा रहे हैं फिर इलेक्शन की कैंपेन में वो? देखिए, मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव 3 नुक्तों के ऊपर बेस होगा इलेक्शन में, जो आखिरी 15 दिन की कैंपेन होगी। उसमें पहला नुक्ता तो यह है कि इमरान खान ने यह मुल्क तबाह कर दिया है और इमरान खान की वजह से यह मुल्क तबाह हो गया है। पहला नुक्ता यह है, और 9 मई की वाकयात को बुनियाद बना के वो कहेंगे कि उन्होंने रियासती दुश्मनी और मुल्क की दुश्मनी की है और उन्होंने इस वक्त ये सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। दूसरा उनका नुक्ता ये होगा कि नवाज शरीफ साहब 90 की दिहाई का रोना रोंगे कि जी हमने बड़ी तरक्की की थी, मैंने मोटरवे बना दिए थे, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, और एक चलती फिरती ट्रेन थी जिसको उल्टा दिया गया और मेरी हुकूमत को खत्म किया गया। वो फिर उन साजिशों की तरफ जाएंगे। और तीसरा नुक्ता वो होगा जो बिलावल साहब कर रहे हैं, बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं वोटरों को कि मैं आऊंगा तो आने के बाद ये कुछ हो जाएगा, पीपल्स पार्टी पंजाब में करेगी। इसी तरीके से पीएमएलएन भी कहेगी कि हमारे इक्तदार में आने के बाद हम मईशत को दुरुस्त कर देंगे, हम फला चीजों को दुरुस्त कर देंगे, फला चीजों को दुरुस्त कर देंगे। एक नेशनल नैरेटिव जो पीटीआई के मुकाबले में उनको दरकार था, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो नैरेटिव उनके पास नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त एक समझौते की सियासत के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। और सब लोग ये समझते हैं कि वो जो उन्होंने कहा था ना अता तारड़ साहब ने कि साडी गल हो गई है, तो उनका ख्याल ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर एक ऑपरेटिव मॉडल सामने आया है और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वही कुछ करेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट उनको कहेगी, और अभी तक वो वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन सर इसमें अब इसमें सलमान आबिद साहब, इसमें अब नवाज शरीफ साहब का आपने नाम ले लिया, लेकिन ये बड़ा मुश्किल नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब उम्र के इस हिस्से में, जब वो 2 से 3 मरतबा जिला वतन भी हो चुके हैं, मुल्क से जा चुके हैं, सियासत से निकाले जा चुके हैं, अब भी अगर वो स्टैब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हो तो लगता नहीं है कि उनका माइंडसेट और उनका स्टेमिना अब है कि वो स्टैब्लिशमेंट की बात सुने। अच्छा, इसके साथ मुझे एक ज़िमनी सवाल पीटीआई से मुतालिक भी करना है। सर, बल्ले के निशान के ऊपर पिछले इतने दिनों से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, आवाम को भी, पीटीआई के लोगों को भी। अब पेशावर हाई कोर्ट ने फाइनली उनको वो निशान तो अलॉट करवा दिया, लेकिन अब उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो आपको लगता है कि ये बल्ले का निशान की डिबेट आखिरी दिन तक चलेगी, या अब आपको लगता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से अब मामला जो है उस खत्म करने की बात की जाएगी? देखिए, मैं पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में कमेंट कर दूं। नवाज शरीफ साहब जब लंदन से चले हैं तो उन्होंने मफाहमत कर ली थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उसी की बुनियाद पे तो ये सारी सहूलतकारियां उनको मिल रही हैं जो इस वक्त वो ले रहे हैं, और उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ मामला तय हुए हैं तो वो पाकिस्तान आए हैं। अब जहां तक बल्ले के निशान की बात है, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि देखिए, बुनियादी फरीक जो है वो अकबर एस बाबर थे। ये इलेक्शन कमीशन बिला वजह एक फरीक बन गया पीटीआई और बल्ले के निशान के दरमियान। हालांकि इलेक्शन कमीशन को खुद फरीक नहीं बनना चाहिए था, उसने एक फैसला किया था, फैसला किसी को कबूल था, कबूल नहीं था, तो वो जाके दोबारा उसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते। यहां मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन खुद चैलेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन खुद फरीक बन गया है, और आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो इसका मतलब तो यही हो रहा है कि मुकाबला पीटीआई वर्सेस इलेक्शन कमीशन बन गया है। तो अब देखते हैं कि गेंद तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा बोझ नहीं उठाएगी कि वो एक पार्टी को बल्ले के निशान से महरूम कर दे, क्योंकि ये जो है फिर आप ये समझिए कि सारा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये मुतनाज़ा हो जाएगा अगर आपने पीटीआई को बल्ले का निशान ना दिया और उनकी सियासी शराफ, उनकी जमात को इलेक्शन में जाने ना दिया, तो फिर ये इलेक्शन की अहमियत जो है, वो क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज होगी। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में भी सुक्की का सामना करना पड़ेगा। अच्छा सलमान साहब, आपने भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे अंदर कुछ और ही खेल चल रहा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से कंप्लेंट्स थी, वो जुडिशल काउंसिल में गई, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब को आज ये कहना पड़ा कि जी ये तो नहीं हो सकता कि कोई भी जज आए, वो इदारे की साख को मुतासर करे और फिर वो मुस्ताफ़ी होकर घर चला जाए। तो ऑब्वियसली इसकी कोई इंक्वायरी होगी, इसका कोई ना कोई, इसको किसी एंड पर लेके जाया जाएगा। लेकिन एक और डेवलपमेंट रही कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी आज शाम को इस्तीफ़ा दे दिया, और
मुमकिन तौर पर अक्टूबर में उन्होंने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदे का हलफ उठाना था, लेकिन वो भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। तो आपके ख्याल में क्या समझा जाए कि ये जो एक प्रो पीटीआई माइंडसेट के जजेस साबका दौर में मौजूद थे, अता बंदियाल साहब के, वो एक एक करके जा रहे हैं छोड़ के, तो ये मैसेज बेसिकली किसको दिया जा रहा है, या फिर ये फाइज ईसा साहब के ऊपर प्रेशर बिल्डिंग की जा रही है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि इफ्तिखार चौधरी के दौर से शुरू हो जाएं और आज तक आ जाएं तो आपको जुडिशरी के अंदर एक बड़ी तकसीम नजर आ रही है जजिस के अंदर, और जजिस जो है वो मुख्तलिफ ग्रुपिंग के अंदर हिस्सा बन गए हैं। और कोई कहता है कि जनाब ये प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप है, कोई इसको एस्टैब्लिशमेंट का ग्रुप कहता है, कोई इसको इमरान खान का ग्रुप कहता है। वो तकसीम हमें नजर आ रही है बड़े वाजे तौर पे। और जब जस्टिस बंदियाल थे तो आपने देखा कि उनकी मर्जी का बेंच बनता था। आज फाइज ईसा है तो वो अपनी मर्जी के बेंच बना रहे हैं। उससे पहले भी हम ये चीजें देख चुके हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। और जजिस के दरमियान अब जो उन्होंने भी, मज़ाहिर अली नकवी साहब ने भी इस्तीफा भेजा है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि जनाब मैं तो बिल्कुल वाइट एंड क्लीन हूं, मेरा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हालात और वाकयात की वजह से मैं छोड़ रहा हूं। इजाजुल हसन साहब ने पहले बेंच में बैठने से इनकार किया। ये लड़ाई अभी चलेगी, ये खत्म नहीं होगी, और ये खुद जस्टिस फाइज ईसा पे भी प्रेशर बिल्ड होगा जिस किस्म का माहौल बन रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए कि विद इन जजिस जो है, जिन्होंने इंसाफ देना था, जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना था, वो खुद ही अगर वो एक दूसरे के खिलाफ होकर बैठ जाएंगे और ग्रुपिंग का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, जो पहले ही काफी ग्रे एरिया का शिकार है, मजीद उसमें जो है ना मसाइल जो है वो पैदा होंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, सीनियर साजियाकार, हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। यकीनन जुडिशल सिस्टम में इख्तलाफात तो रहे हैं, जजेस हमेशा एक दूसरे से इख्तलाफ राय तो रखते रहे, लेकिन अब ये इख्तलाफात इतने खुलकर सामने आ जाएंगे कि एक के बाद एक जजेस मुस्ताफ़ी हों। यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन मसाइल को अपने ओहदे पर बराजमान रहते हुए हल करने की कोशिश करें। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद खुश तो ज़रूर थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर उनसे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुका है। आया इस हवाले से पीटीआई की कोई तैयारी है या फिर नहीं, उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट से एक दिन पहले अच्छी खबर तो आई थी कि बल्ले का निशान वापस मिल गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हथियार नहीं डाले और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां कुछ एतराज़ात दूर करने के बाद दोबारा उनकी दरखास्त जमा हो गई और कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग है कि आया बल्ले का निशान वापस पीटीआई को मिलना चाहिए या फिर इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक था और पीटीआई के बल्ले के निशान वापस लेने से मुतालिक था, वो दुरुस्त था या फिर नहीं था। लेकिन इस पर जाने से पहले हम ये भी बात करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा साहब को जिस किस्म की रेजिस्टेंस का सामना है जस्टिस बज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करने में, उसकी एक मिसाल इससे भी ली जा सकती है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो कि बज़ाहिर नकवी साहब के करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने भी आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर यह बात भी बड़ी दिलचस्प है कि अक्टूबर में इन्होंने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाना था, लेकिन हलफ से ज़्यादा बेहतर उन्होंने ये समझा कि बज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी उस पर उनका इख्तलाफ मौजूद था और इस इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपना सिर्फ अपना ओहदा छोड़ दिया बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना भी गवारा नहीं किया। इसी पूरे मामले पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है बल्कि सीनियर वकील भी हैं। अवैस साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, इससे पहले कि मैं पीटीआई के हवाले से बात करूँ, उससे पहले ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है इन जजेस के बीच में? मेरा ख्याल है, देखिए ना कि ये सिर्फ इख्तलाफ की बात नहीं है। आप जानती हैं कि जजिस का जुडिशल फैसलों के अंदर इख्तलाफ होना एक हेल्दी साइन हमेशा बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बड़े बड़े इम्पोर्टेंट जो फैसले पाकिस्तान के हुए हैं उनको देखा होगा, जिसमें किसी जज ने कभी चीफ जस्टिस के साथ इख्तलाफ किया, कभी उसके साथ नहीं किया। ठीक। तो वो बड़ा मशहूर केस है जिसमें जस्टिस कानीलिस साहब ने वो जो उनका केस था जो जिसमें चैलेंज किया गया था गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कि जो उसने ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को फायर किया था, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के नाम से। तो उसमें इख्तलाफी नोट जो है वो उस वक्त के जस्टिस जो कानीलिस थे उनका है,
बाद में वो चीफ जस्टिस भी नहीं, बने। नहीं, एक बेंच पे सर ऑब्वियसली सब एक साइड पर तो यहाँ नहीं हो पे सकते, इख्तिलाफ होता है। सूरत हाल इससे मुख्तलिफ लग रही है और वो खुल के सामने आ हाँ, जाएगी। लेकिन ये कुछ पर्सनल इख्तिलाफ लगता है सर। ये आप पर्सनल किस नौयत का देखिए ना, ये बहुत ग्लेयरिंग है कि एक जज को मालूम है कि वो आइंदा चंद महीनों के बाद वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और चीफ जस्टिस भी वो 1 साल से ज़्यादा अरसा तक रहेंगे, फाइज़ी साहब से ज़्यादा अरसे के लिए। ज़्यादा अरसे के जी। लिए। जो अभी तक जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक उनको मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से जो तहकीकात हो रही थी उसके ऊपर एतराज़ था, और जब जुडिशल काउंसिल में भी ये चीज़ गई थी, जब उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी, तो जिन 2 जजेस ने इसके खिलाफ वोट दिया था कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें एजाजुल हसन साहब शामिल थे और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल थे। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये वजह जो है उस इस्तीफे की तो नहीं बन सकती। ठीक, इख्तलाफ था, उन्होंने दे दिया अपना इख्तलाफ, यानी आप कह रहे हैं कि वजह इससे ज़्यादा संगीन हो इससे सकती है। बहुत संगीन होगी और वो सामने आ जाएगी। अच्छा, अब सर आते हैं आपकी पटिशन के ऊपर। पीटीआई के हवाले से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया है, कल उसकी हेयरिंग भी है। तो पेशावर हाई कोर्ट में तो सर आप लोगों ने एक चीज़ अचीव कर ली, आपके लिए एक विक्ट्री थी कि आपको निशान वापस मिल गया इंतखाबी, लेकिन अब क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे इसको? इलेक्शन कमीशन तो अपनी बात पर कायम है, अपने फैसले पे। मेरे ख्याल में वो दुरुस्त है, लेकिन हमारे पास पीटीआई के पास डिफेंड करने के लिए बड़ा वाफर मटेरियल मौजूद है। पहली बात तो यह है कि उनका सबसे बड़ी जो, जब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि बल्ला इनका जो है अब नहीं रहेगा, इनको हमारे ख़िलाफ़ फैसला दिया था, उसमें बुनियाद ये बनाई गई थी कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने अपने आइन के तहत अपॉइंट किया था फॉर इंटर पार्टी इलेक्शन, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आइन के मुताबिक ठीक नहीं थी। ये इनकी बुनियादी था। इन्होंने इलेक्शन के होने के ऊपर एतराज़ कोई नहीं किया हुआ। और उसकी बात, दूसरी बात जो बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो अभी सामने आएगा दोबारा भी, कि जो इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन लॉ है ना जी, इलेक्शन एक्ट 2017, उसका जो सेक्शन है 208 जो है, वो ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन को कालअदम करार देने का इख्तियार नहीं है। वो फाइन कर सकते हैं, 2 लाख तक का फाइन कर सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 लाख तक का। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन वो इंतखाबी निशान नहीं ले सकते। हाँ, इंतखाबी दूसरा सर निशान, ये भी तो रिमार्क्स में आया था ना कि वो जो शो कॉज नोटिस की एक जो ज़रूरत होती है वो भी पूरी नहीं की गई थी, वो भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो इसलिए आई बिलीव ये, क्योंकि सारी मैटर जो हैं, ये पॉइंट्स जो हैं, ये बड़े डिटेल से थ्रैश आउट हो चुके हैं डिवीजन बेंच के सामने। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट इनमें नहीं जाएगा, इनकी डिटेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल पॉइंट रेस करेंगे जो बड़ा ग्लेरिंग होगा और जो विच विल बी फ्लोटिंग ऑन दी सरफेस, तो उसको टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि वाकई जो मैटर उन्होंने टेकअप कर लिए हैं और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट के ऊपर बुनियाद जिनकी थी, तो सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि बल्ले का निशान जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब वज़ीर इत्तलात हैं, वो कह रहे हैं कि जी निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है, यानी उनके साथ सपोर्ट में खड़ी है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन जो इब्तदाई तौर पर जो फहरिस्तें हैं जिसमें इंतखाबी निशानात के साथ पार्टी के नेम्स हैं, वो भी फ्लोट कर चुका है रिटर्निंग अफसरान को। तो क्या ये पूरे प्रोसेस में कोई फ़र्क पड़ेगा पीटीआई को? देखिए ना, पहली तो ये बात ही उनकी बड़ी अजीब सी है। बैड थ्रोट। नहीं, नो प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन जो इसमें ग्रीफ बन गया और वहाँ आ गया, केयर टेकर गवर्नमेंट किस बात की इसमें कैरी के पीछे खड़ी है? ये क्यों खड़ी है? केयर टेकर गवर्नमेंट का तो सिर्फ इतना ही काम है कि उसने फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना है। वो इसमें पार्टी बन के खड़े होने का और इस पर इतना जोर देने का कि ये बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, ये तो बात वहाँ नीचे भी सामने आई है। उन्होंने बल्कि वो अकबर बाबर को उन्होंने, जज साहबान ने उसके उनकी बात के ऊपर ये क्वेश्चन भी रेज किया कि आपको अगर इतराज़ था तो आप री इलेक्शन की बात करते, आप वहाँ पे कह रहे हैं इनका बला का निशान वापस ले लो। दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि ये इसमें कोई बदनीयती शामिल है। ठीक,
तो ये सारी बातें कल सामने आएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन और आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं कि फैसला जो है वो आपके हक में होगा इंशाअल्लाह ताला। सर क्विकली लास्ट कमेंट वो ये कि खान साहब के हवाले से तोशाखाना केस में उन पर फर्द जुर्म भी आयद हो गई है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो भी पिछले इस पूरे वीक में उसमें डेवलपमेंट्स होती नहीं। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने 2 हलकों से कंटेस्ट करना था, दोनों हलकों से वो रिजेक्ट हो गए, तो अब वो कंटेस्ट कर सकेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे पीटीआई के जो लोग हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स तो अब एक्सेप्ट हो गए। या देखिए, सारी बात तो यही है ना कि इस वक्त वो असल बात तो है कि वो इमरान खान के पीछे हैं कि जी वो उनको किसी सूरत ये लिटिगेशन के प्रोसेस से हमने बाहर नहीं निकलने देना, ठीक, और उनको फेयर चांस ना दिया जाए कि वो इलेक्शन में आके पार्टिसिपेट करें या वो इलेक्शन लड़ सकें किसी भी शक्ल के अंदर। ये उनकी पूरी स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी जो है ये जिसने भी बनाई है वो बिल्कुल एक ahmakana स्ट्रेटजी है। और ये मैं तो ये कहूँगा कि जितना इस किस्म के कॉर्सिव मैयर ये इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं नाजायज़ तौर के ऊपर, इलीगली और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव करना किसी एक शख्स को, किसी एक अदारे को, किसी एक पार्टी को, इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। इसलिए जितना ये कर रहे हैं आवाम के दिलों के अंदर वो पीटीआई की जगह और मजबूत हो रही है, उनका घर और मजबूत उनके दिलों के अंदर जो है वो जगह जो उनकी यानी बन उनके रही है फायदे में जा रही है बेसिकली। बहुत फेवर में जा अगर रही है खान सारी साहब खुद बातें। कंटेस्ट ना भी करे तो नहीं भी करेंगे तो ये ठीक, वो उनके ये इतनी फेवर में ये बात जा रही है कि वो पार्टी जो है वो ये बाकी आपको जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मुकाबले में उनका कोई मवाजना किया ही नहीं जा सकता। चलिए इतना सर, फर्क है। एक्सपेक्टेशंस पीटीआई की बहुत हाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, सीनियर वकील भी और पाकिस्तान तहरीक रहनुमा भी। कल सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है। अब देखना यह है कि फाइनली पेशावर हाई कोर्ट से जो बल्ले का निशान वापस मिला है वो कायम रहता है फैसला, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड आता है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट में बंद दरवाज़ों के पीछे जो इख्तलाफात थे वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को अंदरूनी तौर पर इन मसाइल का भी सामना है एक ऐसे वक्त में जब उनके फैसलों से यकीनन पाकिस्तान की तारीख बदल भी सकती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।